आप सभी का हमारे YouTube चैनल एंजल क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं वायुमंडल की। पिछले क्लासेज में हमने आपको पृथ्वी की गति के बारे में, उपसौर, अपसौर और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था। आज हम आपको वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल के संगठन के बारे में उससे पहले बात करते हैं वायुमंडल क्या है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं पृथ्वी के चारों ओर विशाल, पृथ्वी के चारों ओर विशाल गैसों के आवरण को, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर विशाल गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो कि हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर विशाल गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पारदर्शी है, यानी हम इसके आर पार देख सकते हैं। इसके अलावा वायुमंडल रंगहीन है, वायुमंडल रंगहीन है। इसके अलावा वायुमंडल गंधहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, याद रखना। ये तो हो गई वायुमंडल के बारे में बेसिक जानकारी। पृथ्वी के चारों ओर के विशाल आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पारदर्शी है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। हम बात करते हैं पारदर्शी की। आपको पता होगा सूर्य से जो किरणें आती है, सूर्य से जो आने वाली किरणों को हम लघु तरंगों के नाम से जानते हैं। यानी लघु तरंगे सूर्य से आने वाली, और दीर्घ तरंगे यानी जो सूर्य से धरातल पर आती है लघु तरंगों के रूप में, वो तरंगे वापिस जाती हैं, वो किरणें वापिस जाती हैं, जिन्हें हम दीर्घ किरणों के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिए कि जो वायुमंडल है वो लघु तरंगों के लिए तो है पारदर्शी, यानी लघु तरंगों के लिए पारदर्शी है। और इसके अलावा जो दीर्घ तरंगों है उनके लिए आंशिक अपारदर्शी है, आंशिक अपारदर्शी है। ठीक है, यानी वायुमंडल से आने वाली कुछ किरणें, वायुमंडल से आने वाली किरणें तो पारदर्शी है, लेकिन जो धरातल से जाती है पार्थिव विकिरणों के रूप में, वो कुछ किरणें वायुमंडल को पार नहीं कर पाती है, जो हमारे यहाँ धरातल पर रह जाती है, जिससे वायुमंडल गर्म होता है, जिसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल किन किन से मिलकर बना है। वायुमंडल किन किन से मिलकर बना है, तो आपको पता होगा वायुमंडल गैसों से, धूलकण और जलवाष्प से मिलकर बना है। किससे बना है? वायुमंडल धूलकण, गैसों से और जलवाष्प से मिलकर बना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं गैसों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गैसों के बारे में, जिनमें से प्रमुख है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चार प्रमुख गैसें हैं। ठीक है, प्रमुख गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नियोन, हीलियम, मीथेन, ये भी, और क्रिप्टोन, ये भी प्रमुख मुख्य गैसों के रूप में शामिल है। और आपको इन सभी गैसों का कितना पार्ट है वो भी याद रखना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी गैस का कितना पार्ट है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आप एक साइड लिख लीजिए गैस और दूसरी साइड लिख लीजिए उसका प्रतिशत, मतलब उसका कितना प्रतिशत है। इस तरह से आप एक सारणी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो कि है 78.08%। इस तरह से आप बना लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में जो गैस है सेकंड नंबर पर, वो है ऑक्सीजन, जो कि है 20.9
इसे 20.94 भी बोल सकते हैं, 20.95 भी, ठीक है। तो हम 94 लिखते हैं या फिर 21 भी सामान्यतः बोलते हैं, लेकिन एक्यूरेट अगर पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 20.94%। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गन की, जो कि है 0.93%। उसके बाद हम बात करते हैं CO2 की, जो कि है CO2 है 0.04%, ठीक है। याद रखना ये 0.03 नहीं है, ये 0.04 है। लेकिन वैसे अगर आजकल अगर पुराने टाइप के क्वेश्चन आता तो 0.03 आता है, लेकिन जो न्यू क्वेश्चन है उसमें 0.04 आता है। अगर 0.03 और 0.04 दोनों ऑप्शन में है तो आपको 0.04 करना है, ठीक है। इसके अलावा नियोन है, वो कितनी मात्रा में है, 0.001, इसे हम 8 भी लगा सकते हैं और 0.01 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लिखते हैं नियोन के बाद हीलियम, नियोन के बाद हीलियम, जो कि है 0.005, ठीक है। इसके अलावा हीलियम के बाद हम बात करते हैं CH4 यानी मीथेन के बारे में, जो कि है 0.0001, ठीक है। और उसके बाद क्रिप्टोन यानी क्रिप्टोन की बात करते हैं, जो कि है 0.001, ये 0.001 है और एक है, और ये 0.00018 है, ठीक है। आप इन सभी का क्रम याद रखना है। इसे क्वेश्चन में एग्जाम में आरोही या अवरोही क्रम में पूछ सकते हैं, तो याद रखना। नाइट्रोजन का है 78.08, ऑक्सीजन का है 20.94, आर्गन का है 0.93, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04, नियोन का 0.0018, हीलियम का है 0.0005 और मीथेन का है 0.00018 और क्रिप्टोन का है 0.00011, ठीक है। आप इसका क्रम इसी तरह से याद रखना है और इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एग्जाम सिंपल हो या उसमें डीपली क्वेश्चन आते हो, ठीक है। तो आप इनको याद रखना है। अब हम इनके बारे में सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, ठीक है। यह कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है, कार्बनिक यौगिक में। दूसरी बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, जो कि है नाइट्रोजन, और इसका प्रतिशत कितना है, 78.08, ठीक है। नाइट्रोजन कितनी है, 78.08, ठीक है। यह ऑक्सीजन का दहन रोकती है, ठीक है। ऑक्सीजन का दहन रोकती है। मान लीजिए अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो हम आग नहीं बुझा सकते थे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को तो कहीं भी आग लग जाती है, ठीक है। तो क्या है कि ऑक्सीजन के दहन को रोकने के लिए कौन सी गैस काम आती है, नाइट्रोजन आती है। यह एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, अक्रिय, ठीक है। और आगे बात करते हैं नाइट्रोजन का उपयोग हम सीधी नाइट्रोजन के रूप में नहीं कर सकते। सीधी गैस, नाइट्रोजन का हम सीधी गैस के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, यानी कोई भी जीव के रूप में उपयोग नहीं। याद रखना, नाइट्रोजन का सीधी गैस के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। कोई भी जीव इसे सीधी गैस के रूप में उपयोग में नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ बैक्टीरिया है जो इसे सीधी गैस के रूप में उपयोग में लेते हैं। वह नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रोजन से नाइट्रेट में बदलते हैं और हम इसी नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। इसी नाइट्रेट जो पौधों के काम आता है और पौधों से प्रोटीन वगैरह के रूप में हम और बाकी जीव उपयोग में लेते हैं, ठीक है। समझ आ गया। याद रखना, यह कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है 78.08%। ऑक्सीजन के दहन को रोकती है। यह एक अक्रिय गैस है और सीधी गैस के रूप में उपयोग नहीं लाया जा सकता। और इसके अलावा हम नाइट्रोजन को, कुछ बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलते हैं, जिसका उपयोग हम नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यह ऑक्सीजन की
दहन को रोकती है, यानी है ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम करती है, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम करती है। समझ आ गया नाइट्रोजन का। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। पहले बात करते हैं कितनी पाई जाती है, 20.94%। 20.94%। ठीक है, यह जीवनदायी गैस है क्योंकि इससे हमें जीवन मिलता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यह जीवनदायी गैस है और जलने में सहायक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई भी ऑब्जेक्ट जलता है। ठीक है, याद रखना, जलने में सहायक कौन सी गैस है, तो वह ऑक्सीजन है। ठीक है, आप यह बात अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन बनता है जलने में सहायक गैस कौन सी है, तो याद रखना कौन सी गैस सहायक है जलने में, ऑक्सीजन सहायक है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, यह रंगहीन गैस है। रंगहीन गैस है, इसके अलावा स्वादहीन भी है। ठीक है, यह एक रंगहीन गैस है और स्वादहीन भी है। ठीक है, एक बात सबसे जरूरी, जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन, हम ये मान सकते हैं कि ऑक्सीजन के कारण जीवन की उत्पत्ति भी है, लेकिन ये सच नहीं है। याद रखना, ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है, ऑक्सीजन जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है। जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है ऑक्सीजन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन का जन्म हुआ है। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति पहले भी थी क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन बनाते हैं उनके बाद जीवन की उत्पत्ति के परिणाम हुआ। ठीक है, और याद रखना एक बात, ऑक्सीजन के कारण जीवन के विकास में क्रांति आई है। ऑक्सीजन के कारण जीवन के विकास में क्रांति आई है। याद रखना, 20.94% जीवनदायी गैस है, जलने में सहायक है, रंगहीन स्वादहीन है, जीवन की उत्पत्ति का कारण नहीं है, जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है ऑक्सीजन। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति का परिणाम है ऑक्सीजन। अब इसके बाद हम बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 के बारे में बात करते हैं। याद रखना एक बात, औद्योगिक क्रांति शुरू होने से पहले इसका प्रतिशत था 0.028। औद्योगिक क्रांति के बाद हो गया 0.03 और वर्तमान में हो गया 0.04। यानी ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही तेज गति से वृद्धि हो रही है, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ रही है, जो कि हमारे लिए एक नुकसानदायक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग है धरातल के तापमान के औसत तापमान में वृद्धि हो जाना। धरातल का औसत तापमान में वृद्धि हो जाना ग्लोबल वार्मिंग है। यानी ग्रीन हाउस गैस, मतलब वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। यानी सूर्य से आने वाली सौर किरणें वो वायुमंडल में आ जाती है, लेकिन कुछ गैसें वायुमंडल से पार्थिव किरणों के रूप में पार नहीं जा पाती है, जो कि हमारे वायुमंडल में रह जाती है, जिससे हमारी धरातल गर्म हो जाता है और उसमें से जो पार्थिव किरणों को रोकती है उनमें एक गैस भी CO2 भी शामिल है। इसी कारण धरातल का तापमान बढ़ रहा है, जिसे हम ग्रीन हाउस गैस, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखते हैं। यानी पूरे विश्व का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 के बारे में। CO2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इसका कितना है, 0.04% है। ठीक है, पार्थिव विकिरणों का अवशोषण करती है। पार्थिव विकिरणों का अवशोषण करती है और यह कार्बन के जलने से बनती है।
जलने से बनती है और बढ़ोतरी भी होती है कार्बन के जलने के कारण, ठीक है। कार्बन के जलने से, और कार्बन क्या है, जो भी वस्तु जल सकती है, जो भी ऑब्जेक्ट जलता है उन सभी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है, उन सभी में कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, यानी फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। यानी पौधे अपना भोजन बनाते हैं किसकी मदद से, CO2 की मदद से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। याद रखना कि पार्थिव विकिरणों का अवशोषण करती है, जिस कारण तापमान भी बढ़ रहा है। और इसके कारण ये सिर्फ नुकसानदायक नहीं है, कहीं आप सोच रहे हो ग्रीन हाउस गैस सिर्फ, क्योंकि हमें लगता है कि नुकसानदायक है। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के कारण ही हमारा वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है, यानी रात का तापमान बहुत ज्यादा कम नहीं होता, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति नहीं होती है, रात को सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती है हमारे धरातल पर, तो पार्थिव विकिरणों का अवशोषण कर लेती है CO2 और बाकी जो गैस होती है, जिससे ग्रीन हाउस गैस के माध्यम से, जिस कारण रात का तापमान अधिक नहीं गिर पाता है और तापमान कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो याद रखना कार्बन के जलने से CO2 बनती है और इससे वृद्धि भी होती है, और प्रकाश संश्लेषण में सहायक है CO2, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्गन के बारे में। आर्गन जो कि है 0.93%, ये एक अक्रिय गैस है। कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अक्रिय गैसें हैं, जैसे देखते हैं कौन कौन सी है, ये आप नोट करना। अक्रिय गैस कौन कौन सी है, पहली लिखिए हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये सारी अक्रिय गैस है, ठीक है। याद रखना ये सारी कौन सी गैस है, अक्रिय गैस है। इससे क्वेश्चन आ सकता है निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा और इसे याद भी करना है, कहीं सिर्फ नोट डाउन ही नहीं करना है, इसे याद भी करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जलवाष्प के बारे में। आपको याद रखना इसी तरह नोट्स बनाने, इस तरह नहीं है कि पूरा नहीं लिखना है पूरी लाइन, आपको इस तरह से जैसे हेडिंग देनी है, उसके बाद या तो तीर लगाकर या स्टार लगाकर बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। पहले बात करते हैं सर्वाधिक परिवर्तनशील। सर्वाधिक परिवर्तनशील है, ठीक है। आगे लिखिए, ये 0 से 4% के बीच पाया जाता है। याद रखना कि 0 से 4% के बीच पाया जाता है, जलवाष्प सर्वाधिक परिवर्तनशील होने वाली गैस है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ परिवर्तनशील के बारे में। एक चीज याद रखना, ज्यादा तापमान ज्यादा जलवाष्प, ये बात याद रखना, ठीक है। जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होगी। जैसे कि भूमध्य रेखा पर वहां का तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने के कारण वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और वाष्पीकरण ज्यादा यानी वायुमंडल की आर्द्रता ज्यादा। समझ आ गया, ज्यादा तापमान के कारण ज्यादा जलवाष्प पाई जाती है। इसी तरह से ध्रुवों पर वहां का तापमान कम होता है तो वहां पर शुष्क वायु पाई जाती है, वहां पर जलवाष्प की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। तो याद रखना जहां पर ज्यादा तापमान होगा वहां ज्यादा जलवाष्प होगी। इसके अलावा यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवाष्प के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लेकिन हम जलवाष्प को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जलवाष्प के कारण वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण यानी इससे बादल बनते हैं और बरसात होती है, ठीक है। तो हम इसको कम या ज्यादा करने के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन CO2 के बारे में हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमारा पूरा ध्यान CO2 पर रहता है, ठीक है। लेकिन जलवाष्प के कारण सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये भी याद रखना।
समझ आ गई। अब हम बात करते हैं धूलकण के बारे में। हमने आपको बताया था कि वायुमंडल में क्या क्या शामिल है, गैसें शामिल है, जलवाष्प शामिल है और धूलकण शामिल है। ये ठोस होते हैं और ये बनते किससे हैं, कहां से आते हैं वायुमंडल में, ज्वालामुखी विस्फोट और इसके अलावा अपक्ष या अपरदन के माध्यम से वायुमंडल में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। और आपको प्रकीर्णन, आपने प्रकीर्णन के बारे में सुना है, यानी जो धूलकण है उनके प्रकीर्णन के कारण ही, धूलकणों का प्रकीर्णन के कारण ही वायुमंडल में आसमान का रंग नीला होता है। ठीक है, याद रखना, आसमान का रंग नीला होने का प्रमुख कारक क्या है, धूलकणों का प्रकीर्णन। ठीक है, समझ आ गया। आसमान का रंग नीला क्या कारण है, प्रकीर्णन है किसका, धूलकणों का। अब बाकी हमने आपको वायुमंडल का संगठन के बारे में बता दिया है। हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अगर आप साथ में कराएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो हम वायुमंडल की संरचना के बारे में अगले पार्ट में करवाएंगे कल। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा दी गई क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।